नमस्कार सभी को द स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कक्षा 8 की राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हमने संसद क्यों चाहिए इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि संसद के क्या क्या काम होते हैं। उसमें हमने जो आखिरी वीडियो था उसमें पढ़ा था कि किस तरह से जो संसद होती है वो सरकार को मार्गदर्शित करती है, नियंत्रित करती है और जानकारी देने का काम करती है। और उनके इस काम से जो सरकार होती है वो चुस्त रहती है, बड़ी गंभीर रहती है विषयों को लेकर, और उन्हें ये पता चलता है कि उनके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं वो सही से हो रहे हैं, क्रियान्वित हो रहे हैं या नहीं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि संसद में कौन कौन से लोग होते हैं। संसद में कौन कौन से लोग होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन से वर्ग के लोग वहाँ पर बैठते हैं, किस किस वर्ग के लोगों का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी होती है हमारे देश के निर्णय प्रक्रिया में, और कौन सा वर्ग इस पूरे प्रक्रिया में, इस पूरे हिस्से में अपनी भागीदारी कम दे पा रहा है। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि समाज के किस तबके की आवाज़ पूर्णतः सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में टोटली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि संसद में कौन कौन से लोग होते हैं। देखिए, संसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, हमने अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने के बाद में वहाँ से अलग अलग प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं और देश की निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो संसद है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। पूरे देश से प्रत्याशी जाते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं और वहाँ पर निर्णय प्रक्रिया लेते हैं, बिल पास होती है, वोटिंग होती है, विवाद होते हैं और इस तरह से सभी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, वो पूरा रिप्रेजेंटेट करती है संसद हमारे देश को, क्योंकि पूरे देश से प्रतिनिधि वहाँ पर जाते हैं। अब इस पूरे प्रतिनिधित्व में क्या होता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोग संसद में हिस्सा लेते हैं। देखिए, विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों का क्या मतलब है। कुछ लोग सिटी से जाते हैं, कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जाते हैं, कुछ लोग ऊंचे तबके से जाते हैं, कुछ लोग ऐसे वर्ग से भी जाते हैं, ऐसे वर्ग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो पहले उतना कोई महत्व उन्हें समाज में नहीं दिया जाता था। किसी भी रूप से हम कह सकते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से महत्व नहीं दिया जाता था। अंग्रेजी काल में उनके साथ में शोषण भी हुआ है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो संसद है उसमें क्या होता है कि अलग अलग पृष्ठभूमि का मतलब ये भी है, अलग अलग तरह के व्यवसाय से, अलग अलग तरह के पेशे से लोग वहाँ पर जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि वहाँ पर जाते हैं। कोई हो सकता है व्यवसाय हो, कोई किसी क्षेत्र में अपनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर बैठा हो। तो ऐसे कई सारे पृष्ठभूमि वाले लोग अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ पर जाते हैं। जैसे कि कोई ग्रामीण क्षेत्रों से जाता है, कोई बड़ी पार्टी से जाता है, तो कोई क्षेत्रीय दलों से वहाँ पर जीत कर जाता है। तो इस तरह से अलग अलग लोग वहाँ पर संसद में हिस्सा लेते हैं और पूरी भागीदारी देते हैं अपनी। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीति की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और हम नोटिस करते हैं कि दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग, देखिए पहले क्या होता था कि दलित वर्ग और पिछड़े वर्गों को इतने अवसर नहीं दिए जाते थे कि वो लोग उस लेवल तक पहुंचकर, उस स्तर पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी दे सकें। पहले क्या होता था कि जो भी लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए रहते थे, भेदभाव की वजह से कह सकते हैं या सामाजिक रूढ़िवादिता की वजह से उन लोगों को इग्नोर किया जाता था। उन लोगों को समाज की जो नॉर्मल धारा होती है, समाज की जो समान धारा होती है, उसमें पीछे रखा जाता था। तो उस वजह से राजनीतिक रूप से उनकी हिस्सेदारी देना, देश के निर्णय प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी बिल्कुल ना के बराबर होती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा अवसर दिया ही नहीं जाता था। लेकिन क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस लोकतांत्रिक देश में सभी को अपनी आवाज़ रखने का हक है, अपनी बात रखने का हक है और किसी भी चीज़ में अपनी हिस्सेदारी देने का, अपना हक उठाने का बिल्कुल भी अधिकार दिया गया है संविधान में। तो इससे क्या हुआ है कि दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग, जिनका पहले शोषण हुआ करता था अंग्रेजी काल में, कह सकते हैं रूढ़िवादिता की वजह से, अज्ञान की वजह से, तो अब उनकी भी राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। अतः वह सभी वर्ग जिनका इतिहास में शोषण हुआ, उन्हें भी राजनीतिक रूप से अपनी बात रखने का अवसर मिले, इस बात का ध्यान रखने के लिए। देखिए, इसका एक पॉइंट और भी है। पहले शोषण हुआ और समाज की मुख्य धारा से उन्हें अलग रखा जाता था, ये बात तो है ही। साथ में ऐसा भी होता है कि ये देखा गया था, लोकतंत्र तो बन गया, हमने लोकतंत्र तो बना दिया, लेकिन इसके बाद में बाद के कुछ दिनों में ये नोटिस किया गया कि हमने जो लोकतंत्र बनाया उसमें हम ये देख रहे
ये कमी महसूस की गई कि समाज की सारी जो वर्ग है, समाज के सारे वर्ग, जैसे कि पिछड़ा वर्ग है, कोई समूह है, कोई जनजाति समूह है, या किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनकी आवाज़ सीधा संसद में नहीं पहुंच पाती थी। क्यों नहीं पहुंच पाती थी? क्योंकि उनके कह सकते हैं बहुसंख्या में तो कोई समुदाय के लोग हैं, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग जीत कर वहाँ के प्रतिनिधि बनकर संसद में पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि ऐसा पाया गया कि जिन लोगों की, जिन समुदाय की, जिन समूह की आवाज़ संसद तक पहुंचनी चाहिए, उनकी आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच रही है, देश के विकास में नहीं उनकी भागीदारी हो पा रही है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, इन सभी बातों का मिला जुला ध्यान रखते हुए क्या किया गया कि संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों का मतलब एससी और अनुसूचित जनजातियों, सॉरी यहाँ पर जनजातियों आएगा, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एसटियों के लिए आरक्षित की गई। अब क्या किया गया कि ये पाया गया कि हाँ, कुछ ऐसे वर्ग जो पिछड़े वर्ग हैं जिनकी आवाज़ नहीं पहुंची जा रही है, तो इसलिए क्या गया कि कोई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ये लोग बहुसंख्या में हैं, उनकी आबादी अगर ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या अगर ज़्यादा है, तो उनकी सीटें, उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई एरिया है जहाँ पर 90% पॉपुलेशन, या कह सकते हैं कि बहुसंख्या, मेजोरिटी अगर इनकी है, तो उनके लिए एक सीट आरक्षित कर दी जाएगी। मतलब इस निर्वाचन क्षेत्र से एससी कैटेगरी का या एसटी कैटेगरी का ही कोई उम्मीदवार खड़ा होगा और वहाँ से चुनाव लड़ेगा और आगे पहुँचेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर उनके ही वर्ग का कोई प्रतिनिधि वहाँ पर जाकर अपनी आवाज़ उठाएगा, तो वो अपने पूरे समूह के लिए उठाएगा। अगर किसी और दल का वहाँ पर जाता है, तो हो सकता है वो किसी तरह का भेदभाव वहाँ पर देखा जाए। तो इस वजह से ये आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे इन लोगों को भी समाज की मुख्यधारा में मिलने का, समाज की मुख्यधारा में आने का अवसर प्राप्त हो सके। क्लियर है यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? क्योंकि ऐसा महसूस हुआ था कि कहीं ना कहीं ये लोग भी मुख्यधारा से पीछे हट रहे हैं, मुख्यधारा से अलग हो रहे हैं, इस वजह से इन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी गई। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पर वर्गों की बात कर ली, समुदाय की बात कर ली, अब बात करते हैं लिंग व्यवस्था की, मतलब कि महिला और पुरुषों की। हम देख सकते हैं हमारा जो पहले का इतिहास है उसमें भी ये पाया गया है कि महिलाओं को अधिकतर जगहों पर ऐसे मामलों में महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, उनकी जो जिनकी रूढ़िवादी सोच होती है, जो भेदभाव करने के आदी रहते हैं, वो ये कहते हैं कि महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है, राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं रह पाती हैं, तो इस वजह से उन्हें महिलाओं को भी मौका कम दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, तो महिलाओं की और पुरुषों की आवाज़ को समान माना गया और सभी को समान अवसर दिए जाने लगे। तो इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया। देखिए, इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारा जो समाज होता है जिसमें आधे पुरुष और आधी महिलाएं मिलकर समाज का संगठन करती हैं, लेकिन क्या होगा जब समाज का संगठन तो आधा आधा है, आधी महिला आधे पुरुष हैं, लेकिन जब प्रतिनिधि की बारी आती है, जब उसी समाज में निर्णय प्रक्रिया की बारी आती है, जब उसी समाज के भविष्य के निर्णय की बारी आती है, तब पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, महिलाएं भी इस निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो, इसलिए महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण पेश किया गया कि जहाँ पर 4% महिलाएं, मतलब 100 में से सिर्फ 4 महिलाएं ही भाग ले रही हैं, वहाँ पर ऐसा प्रावधान, सुझाव पेश किया गया कि महिलाओं की भी एक सीटें आरक्षित हो, ताकि महिलाएं आएँ और अपनी बात को रखें। ये ऐसा क्यों किया गया? महिलाओं की अल्प भागीदारी की वजह से संसद में ये मांग उठाई गई, ये तो क्लियर है। तो ये हमारी बुक में दिया हुआ है। अभी हाल ही के दिनों में एक फैसला आया, इसके पक्ष में सरकार ने इसके पक्ष में एक फैसला लिया, इसमें भी एक कानून को ऐड किया। क्या किया कि सितंबर 2023 में लोकसभा में अभी जो हमारा सत्र हुआ था, उसमें महिला आरक्षण अधिनियम पास किया गया। उसके तहत क्या हुआ, उसे ये आपको ध्यान रखना है, इस अधिनियम को क्या कहा गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके तहत क्या हुआ कि लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। तालियां, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे विकसित भारत के लिए। हमारा जो विकासशील भारत है, जो हमारी विकसित संकल्प यात्रा है, हमारे भारत की जो संकल्प यात्रा है, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही कह सकते हैं एक क्रांतिकारी चीज़ ऐड कर दी गई कि अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो उसमें 33 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई और बाकी की जो बची 77 सीटें वो पुरुषों के लिए। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से महिलाओं को भी सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा और महिलाओं को भी अपनी बात रखने का, देश के भविष्य के निर्माण में सहयोग करने का अवसर मिलेगा, उनका भी सशक्तिकरण होगा और उनकी भी बातों को सुना जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो वर्ग
का अंतराल होता है उसको कम करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई, वर्गों के अंतराल को सही करने के लिए, सभी समुदाय की आवाज़ को पहुंचाने के लिए, और साथ ही पुरुष महिलाओं का जो अंतर है उसको घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए भी संसद में व्यवस्था की गई। और इस तरह से कौन कौन से वर्ग से, कौन कौन से संगठन से लोग जाते हैं, इसको हमने जानने का पूरा प्रयास किया। कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। और इसी वीडियो के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है कि हमें संसद क्यों चाहिए, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के कार्य क्या होते हैं, संसद में कौन कौन से लोग होते हैं, और संसद में किस तरह से प्रक्रियाएं होती हैं, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, ये पूरा हमने इस चैप्टर में समझा है। इस पूरे चैप्टर से रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हैप्पी एंड पढ़ते रहिए। धन्यवाद।